इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम नेचर के एक बहुत ही शानदार और हाईली इंजीनियर्ड मैकेनिज्म को डिकोड करने वाले हैं, और वो है फूल वाले पौधों यानी एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाहर से ये जितने खूबसूरत दिखते हैं ना, अंदर से इनकी बायोलॉजी उतनी ही ज्यादा पेचीदा और साइंटिफिक है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक की गहराई में चलते हैं। अक्सर हमें यही लगता है कि फूल सिर्फ हमारी सजावट या खुशी के लिए खिलते हैं, पर सच्चाई कुछ और ही है। असल में फूल पौधे के बेहद कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव मशीन है। इनका इकलौता और सबसे बड़ा मकसद फर्टिलाइजेशन की तैयारी करना है, जिससे एक नई जनरेशन की शुरुआत होती है। ये सिर्फ कोई सजावटी चीज नहीं, बल्कि नेचर का मास्टरपीस है। आज के हमारे इस सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। पहला, फूल का बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमन। तीसरा, पोलन ग्रेन्स बनने की पूरी कहानी। चौथा, इनविंसिबल पोलन और स्पोरोपोलेनिन। और आखिर में 5वां, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ओव्यूल। इस क्लियर रोड मैप से हर एक लेयर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। आइए उस बायोलॉजिकल वेन्यू को करीब से देखते हैं जहां ये सारा मैजिक होता है। अगर एक फूल की बनावट पर गौर करें तो इसमें मुख्य रूप से 4 घेरे या कहें कि वर्ल्स होते हैं, जो एक बेस यानी थैलेमस पर टिके रहते हैं। सबसे बाहरी घेरा है कैलिक्स, जो हरी पत्तियों यानी सेपल से बना है और कली की रक्षा करता है। इसके ठीक अंदर होता है कोरोला। इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। कोरोला एक बहुत महंगी और शानदार कार का नाम भी है ना? बिल्कुल वैसे ही फूल की ये रंग बिरंगी पंखुड़ियां सबसे आकर्षक होती हैं, जिनका काम कीड़ों को पॉलिनेशन के लिए इनवाइट करना है। इसके बाद अंदर की तरफ आते हैं असली प्लेयर्स, नर जनन अंग एंड्रोशियम और मादा जनन अंग गाइनोशियम। अब बायोलॉजी के इन भारी भरकम शब्दों में कंफ्यूज होना बहुत आम बात है, लेकिन अगर इन्हें थोड़ा बांट कर देखा जाए तो चीजें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। नर हिस्से के पूरे ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं और इसकी एक सिंगल यूनिट कहलाती है स्टेमन। ठीक इसी तरह मादा हिस्से के पूरे ग्रुप का नाम है गाइनोशियम और इसकी अकेली यूनिट को पिस्टल या कार्पेल कहा जाता है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन। आइए अब फोकस को थोड़ा और बारीक करते हैं और नर जनन अंग की दुनिया में जूम इन करते हैं। स्टेमन के फिजिकल स्ट्रक्चर को देखें तो इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है फिलामेंट, जो एक लंबी सी डंडी की तरह होता है। इसका निचला या प्रॉक्सिमल हिस्सा थैलेमस से जुड़ा रहता है। दूसरा और सबसे अहम हिस्सा है एंथर, जो बिल्कुल टॉप पर होता है। ये एंथर आमतौर पर बाइलोब्ड होता है, मतलब इसमें 2 लोब होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर लोब के अंदर भी 2 हिस्से या थीका होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पूरे एंथर में कुल 4 कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम को एक तिजोरी मान लीजिए, जिसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए 4 मजबूत दीवारें या परतें होती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, जो बाद में एंथर को फटने में मदद करती है, और उसके बाद आती हैं मिडिल लेयर्स। लेकिन यहां जो सबसे स्पेशल है वो है बिल्कुल अंदर वाली लेयर, टेपिटम। ये टेपिटम असल में एक कैरिंग मां की तरह बर्ताव करती है। इसका काम अंदर बन रहे नाजुक पोलन ग्रेन्स को पूरा न्यूट्रिशन और पोषण देना है, ताकि वो ठीक से डेवलप हो सकें। अब आते हैं भाग 3 पर, द मेकिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। नर जनन अंग का ढांचा तो समझ आ गया, लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि आखिर वो मेल गैमेट्स बनते कैसे हैं। इस पूरी प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन बनने की ये प्रोसेस किसी फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग पाइपलाइन की तरह काम करती है। सबसे पहले एक डिप्लॉयड पोलन मदर सेल यानी पीएमसी तैयारी शुरू करती है। इसके बाद इस सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस 2 चरणों में पूरा होता है, जिसके नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स का एक क्लस्टर बन जाता है। इस क्लस्टर को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। आगे चलकर ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मैच्योर होकर फाइनली पोलन ग्रेन्स में बदल जाते हैं। भाग 4, इनविंसिबल पोलन एंड स्पोरोपोलेनिन। पोलन ग्रेन्स तो बन गए, लेकिन अब उनकी उस जबरदस्त और टिकाऊ बनावट पर नजर डालते हैं जो उन्हें नेचर में लगभग इनविंसिबल यानी अजेय बना देती है। एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। पोलन ग्रेन की बाहरी परत एक्साइन कहलाती है, जो स्पोरोपोलेनिन नाम के एक सुपर मटेरियल से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सोचिए, कोई भी तेज एसिड, कोई एल्कली,
भयंकर से भयंकर तापमान या दुनिया का कोई भी एंजाइम इसे तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल एक अभेद्य कवच की तरह। यही वजह है कि पोलन ग्रेन्स सदियों तक सुरक्षित रहते हैं और उनके फॉसिल्स आज भी एकदम परफेक्ट कंडीशन में मिलते हैं। पॉलन के रिलीज होने या कहें कि शेड होने की टाइमिंग में भी बड़ा ट्विस्ट है। 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन्स तब हवा में रिलीज होते हैं जब उनमें सिर्फ 2 सेल्स मौजूद होते हैं, एक बड़ा वेजिटेटिव सेल और एक छोटा जेनरेटिव सेल। लेकिन बाकी के 40% पौधों में ऐसा नहीं होता। उनमें रिलीज होने से पहले ही वो छोटा जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स बना लेता है। यानी इन पौधों में पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है। अब पोलन ग्रेन्स के जिंदा रहने की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसे वायबिलिटी कहते हैं। चावल और गेहूं जैसे पौधों में तो टिक टिक करती है घड़ी सिर्फ 30 मिनट की होती है, लेकिन कुछ परिवारों जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी में पोलन कई महीनों तक वायबल रहते हैं। इसे याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक है RLS, यानी राम लक्ष्मण सीता, जिससे ये तीनों नाम दिमाग में आसानी से बैठ जाते हैं। और अगर इन पॉलन ग्रेन्स को आर्टिफिशियल पॉलन बैंक्स में सालों तक प्रिजर्व करके रखना हो तो उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है -196 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस कंपा देने वाले ठंडे लिक्विड नाइट्रोजन में इन्हें क्रायो प्रिजर्व किया जाता है ताकि भविष्य में कभी भी क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए इनका इस्तेमाल हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 5, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ओव्यूल। नरजनन अंग और पॉलन की शानदार सफर के बाद अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलते हैं, यानी मादा जनन अंग और ओव्यूल की बनावट की तरफ। मादा जनन अंग यानी गाइनोशियम अगर एक से ज्यादा पिस्टल से बना हो तो वो 2 तरह का हो सकता है। पहला है सिनकार्पस, जिसमें सारे पिस्टल्स आपस में फ्यूज्ड यानी जुड़े होते हैं, जैसे कि पापावर में देखा जा सकता है। दूसरा होता है एपोकार्पस, जिसमें पिस्टल्स बिल्कुल अलग अलग फ्री रहते हैं। इसे याद रखने के लिए एक मज़ेदार एनालॉजी काम आ सकती है। ऐसा मान लीजिए कि बेहद खूबसूरत फूल आपस में ईर्ष्या के कारण एक दूसरे से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। इसलिए लोटस, रोज और माइकेलिया जैसे खूबसूरत फूलों में एपोकार्पस कंडीशन होती है, जहां हर पिस्टल अपनी अलग पहचान बनाए रखता है। पिस्टल और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल मौजूद है उसका एनाटॉमिकल मैप काफी पेचीदा और दिलचस्प है। सबसे टॉप पर होता है स्टिग्मा, जो उड़ते हुए पोलन के लिए एक लैंडिंग पैड का काम करता है। फिर आती है स्टाइल नाम की एक पतली सी गर्दन, और सबसे नीचे होती है सूजी हुई ओवरी, जो भविष्य में फल में बदल जाती है। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, जो फ्यूनिकल नाम की एक डंडी से अटैच रहता है। ओव्यूल को ढकने के लिए इंटेग्यूमेंट्स नाम के कवर होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक छोटी सी जगह खाली छूट जाती है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ये वही एंट्री गेट है जहां से पोलन ट्यूब अंदर आती है, और इसके ठीक ऑपोजिट वाले एंड को चलाजा कहा जाता है। ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया, लेकिन इस ओव्यूल के अंदर एक बहुत ही गजब का बायोलॉजिकल ड्रामा होने वाला है। इस पूरे ओव्यूल के न्यूसेलस टिश्यू में से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल आगे आती है और मेगास्पोर मदर सेल बनने की जिम्मेदारी उठाती है। सोचने वाली बात यह है कि वो अकेली सेल अब कैसे डिवाइड होगी और कैसे वो एक कंप्लीट फीमेल गैमीट तैयार करेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो एक एकदम नई और हैरान कर देने वाली प्रोसेस का दरवाजा खोलता है। इन सवालों के जवाब हमें अगले एक्सप्लेनर में मिलेंगे। तब तक के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए।